वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कम से कम 2000 टाइप के बैक्टीरिया का प्रजाति है वहां, संख्या उनकी अरबों में, संख्या उनकी अरबों में। और उनका कितना रोल है वो अभी इंसानों को समझना बाकी है। वर्तमान समय में जितना रोल पता चल रहा है उसका इक्का दुक्का एग्जाम्पल वर्षों से यहाँ है। सैकड़ों ऐसे रोल हैं जिनके बारे में अभी आपको पता ही नहीं है और ना आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए वो डिटेल पर ना जाए। महत्वपूर्ण डिटेल में क्या है कि भैया इकोलाई जैसा बैक्टीरिया जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन रीजन में रहता है तो क्या करता है? अकेला इकोलाई नहीं है, देखा ना 2000 से ज्यादा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका काम है हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ना। वो विटामिन के बनाते हैं हमारे, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसीलिए जब तुम एंटीबायोटिक या किसी भी तरह से उन बैक्टीरिया को मार दोगे तो तुम्हें इस दोनों विटामिन की कमी का सामना करना, बी कॉम्प्लेक्स की कमी का भी सामना करना पड़ेगा और विटामिन के की कमी का भी सामना करना, यानी ब्लड के क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाए। जो ब्लड पहले 4 मिनट में क्लॉट कर जाता था और 10 मिनट तक बहता है, ये हो जाए। बैक्टीरिया का एक रोल यहाँ भी है, टियरिंग ऑफ टी लीव्स। चाय की हरी पत्तियां चाय बनाने वाली पत्ती तक, जो काली पत्ती है वहां तक कैसे बदल जाती है, उस प्रक्रिया को टियरिंग बोलते हैं। तंबाकू के पत्ते भी सड़ाए जाते हैं, उसी को यूज किया जाता है, तो खास ढंग से उसको डिकम्पोज किया जाता है पार्शियल, तब वो यूज में आता है। उसके बाद देखिए रेटिंग, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। अगर बिहार के रहने वाले हो तो पटुआ जिसको कहते हैं जूट, उसको काट करके पानी में डाल दिया जाता है। एक कंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसी को कहते हैं रेटिंग। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जैसे एग्जांपल देते हैं जूट, तो ये सब बैक्टीरिया से ही होता है भाई। अब यही खत्म करेंगे बैक्टीरिया। ये सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दिया, इसलिए भी बता दिया हूं कि 12th में जो चैप्टर होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका बहुत बड़ा काम यहाँ हो गया, तो वहां फिर से भूखना नहीं पड़े, दोनों फायदा हो जाएगा। इसके बाद बस एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो अगला लिखेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा, लेकिन उससे पहले और देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। कोलेरा लिखा है, टाइफाइड भी लिखा है, जरा लिखो जी टाइफाइड वाला, साल्मोनेला टाइफी। जो इसने लिख दिया है वो तो हमको लिखना ही लिखना है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया। कोलेरा वाला तो लिख दिया हूं, और एक बीमारी है कोई लगता है, सिट्रस कैंकर भी लिखा है, कोलेरा है, टिटनस है, वो सब तो लिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। लेगूम वाला में राइजोबियम लिखा है, वो हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, राइजोबियम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम एक प्रजाति है राइजोबियम, जो रूट में नोड्यूल बनाता है लेगूम प्लांट्स के और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन ध्यान रखो, यह केमो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है बेटा, ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया नहीं है। राइजोबियम इज नॉट ए नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इसके नाम में नाइट्रो नहीं लगा हुआ है, जरा तो पहले लिख लो, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम टेक पार्ट इन N2 फिक्सेशन, सिम्बियोटिक लिख देना,
टेक पार्ट इन सिम्बायोटिक N2 fixation, take part in symbiotic N2 fixation by forming root nodules in leguminous plants यानी legume plants, by forming root nodules in leguminous plants मतलब दलहन में दाल वाले जो पौधे हैं ना उनकी जो फैमिली है कुल खानदान है उनका उसमें, तो by forming root nodules in legume plants यानी leguminous plants। हो गया? अब इसके बाद अच्छा नीचे लिखिए इट इज नॉन नाइट्रोजन, या ऐसे लिखिए इट इज नॉट ए नाइट्रोजन बैक्टीरिया, इट इज नॉट ए नाइट्रोजन बैक्टीरिया। इट इज केमो हेटेरोट्रॉफ, इट इज कीमो हेटेरोट्रॉफ, it is not a nitrogen bacteria, it is chemo heterotroph, it is chemo heterotroph। हो गया? उसके बाद मिलो इससे जिसका नाम है फ्रैंकिया। लेग्यूम को छोड़कर दूसरे प्लांट में रूट नोड्यूल यही बनाता है, जरा इसको लिखो फ्रैंकिया, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फ्रैंकिया इससे ज्यादा पूछ रहा है आजकल ये क्वेश्चन। फ्रैंकिया फॉर्म्स रूट नोड्यूल इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स, रूट नोड्यूल इन नॉन लेग्यूम प्लांट्स। एग्जाम्पल भी पूछेगा, यहां एग्जाम्पल पूछेगा नॉन लेग्यूम प्लांट्स लाइक एलनस या एल्डर, कैसोरिना, लाइक एलनस, एल्डर या कैसोरिना, इन प्लांट्स में रूट नोड्यूल यही बनाता है। ये भी क्या है? सिम्बायोटिक है, नॉट नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया नहीं है, इट इज एन एक्टिनोमाइसिटिस या एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस मतलब फिलामेंटस हुआ। एक्टिनोमाइसिटिस का जो मेंबर है वो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। हो गया? अब इसके बाद हम लोग अभी मिल लेते हैं माइकोप्लाज्मा से। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो होगा, इसको कहेंगे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। भाई ये सेल वॉल इसमें नहीं होता। जब सेल वॉल नहीं है तो
इसका मतलब हुआ नेकेड प्रोटोप्लास्ट हुआ। इसका मतलब हुआ नेकेड प्रोटोप्लास्ट है। जब इसका सेल वॉल है ही नहीं, प्रोटोप्लास्ट इसका नेकेड है, तो भैया पेनिसिलिन जैसा एंटीबायोटिक, लाइसोजाइम, इसका क्या बिगाड़ेगा? तो जी वो तो पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करते हैं, यहाँ तो सेल वॉल ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ पेनिसिलिन, लाइसोजाइम रेसिस्टेंट होगा। रेसिस्टेंट ऑफ, यानी पेनिसिलिन और लाइसोजाइम दोनों से इसको कोई मतलब नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरा बात क्या है, ये फैकल्टेटिव एनएरोब है। एनएरोब, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है कि यह बेसिकली एरोबिक है। बेसिकली एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन से रेस्पायर करता है, लेकिन बट कैन लिव विदाउट O2 आल्सो। तो इसीलिए पार्शियल एनेरोब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसका मतलब पार्शियल होता है। तो पार्शियल एनेरोब एनसीईआरटी का लाइन भी है। और खास बात देखिए, इसका जो डीएनए है वो लीनियर है, ये एक यूनिक बात है, जबकि प्रोकैरियोट में जनरली सर्कुलर होता है। लीनियर है, डबल स्ट्रैंडेड है। सेल में हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, आंसर डबल स्टैंडर्ड ही रहेगा, बस शेप में वेरिएबिलिटी है, यूनिक है, लीनियर है, जैसा यूकैरियोट का होता है वैसा है। समझ गए? और चूंकि यह वॉललेस है, तो इसको बोलते हैं लोग जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। कैन चेंज इट्स शेप, फॉर्म, शेप एटसेट्रा। इसीलिए इसको कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक। मैंने सेल में आपको बताया था गोल्गी बॉडी के लिए प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनल, और लाइसोसोम को बताया था पॉलीमॉर्फिक। गोल्गी को प्लियोमॉर्फिक बताया था, लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक बताया था। ये प्लियोमॉर्फिक है, लेकिन वो ऑर्गेनल था, ये ऑर्गेनिज्म है, फर्क हो गया। तो कैन चेंज इट्स फॉर्म, शेप एटसेट्रा, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। और जो रूप बदल बदल के आता है, जो अपना रूप बदल सकता है, उसी को कहते हैं क्या? जोकर। जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड बार बार रूप बदल लेता है, इसलिए हम लोग कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। माइक्रोबियल वर्ल्ड का जोकर। बस इतना जान लेना है, बाकी मैं बता देता हूँ पैथोजेन कैसा है, क्या बीमारी पैदा करता है। माइकोप्लाज्मा कौन सा बीमारी पैदा कर देगा, कौन सा तीर मारेगा, तुरंत पता चल जाएगा। तो पहले छाप डालो, फिर ये मत कहना सर ये छूट गया वो छूट गया, ऐसा मत करो। छप जाए तो जल्दी बताना सर छप गया। हो गया? ठीक है। जैसे देखो,
लिखो, mycoplasma infects both plant and animals. Mycoplasma infects both plants and animals. Both plants and animals. जैसे little leaf of brinjal, इसी से होता है. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इसी से होता है. स्टर्लिटी मतलब बांझपन जिसको कहते हैं. स्टर्लिटी इन एनिमल्स. न्यूमोनिया, इन्फेक्शन कर दिया जब लंग में तो न्यूमोनिया काउज कर देगा. उसके बाद अगर गर्भवती और एनिमल में अगर इसने इन्फेक्शन कर दिया तो एबॉर्शन काउज करेगा. एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट मेमल. ठीक है. यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर कर दिया तो उसको कहते हैं यूरेथ्राइटिस. यूरेथ्रा मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का आ गया इन्फेक्शन, टिस लग गया, इन्फ्लामेशन, यूरेथ्राइटिस वगैरह वगैरह वगैरह. इतना कर लोगे हो जाएगा तुम्हारा. हो गया. इतना करने से ही हमारा काम ऑटोमेटिक हो गया. अब क्या होगा, इसी में कोचिंग का 5 गो मटेरियल पढ़िएगा, 20 लाइन और मिल जाएगा. हम जान रहे हैं ना, खूब सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. स्पेसिफिक बीमारी सबका नाम दिया हुआ होगा, स्पेसिफिक स्पीसीज दिया हुआ होगा, उसको पढ़ते रहिए. अब बेहोश होते रहिए. सवाल बात वही पूछेगा कि नानी दिया है क्या, उसके आगे किसको पढ़ना है नहीं. तो अपना काम खराब नहीं करना है. आगे पढ़ेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा. मेंबर को कहेंगे प्रोटिस्टन्स. देखिए, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा और उनके मेंबर को कहा जाएगा प्रोटिस्टन्स. इनको कहा जाएगा प्रोटिस्टन्स. सिंपल है. इस किंगडम को पहले किसने बनाया, तुम लोग याद करके जल्दी से बताओ. हिकल. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ऐसे टाइम में ही जवाब देना है, इसी समय में. 2 सेकंड 1 सेकंड काफी है. पढ़ा हुआ रहेगा, रिवीजन क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. तो प्रोटिस्टा किंगडम को क्रिएट किया निकल, बहुत बढ़िया. टिपिकल यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर. और ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न सेल थ्योरी में एक लाइन था, आज तुमको समझाता हूं तुम सब. वो लाइन कहता था, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. यही कहता था ना. पासवर्ड मुझे दे दिया आ जाए तो कुछ मेरे पास
ये किस मूर्ख का काम है? ये से फोटो खींच रहे ये खींचा था नेम चेंज किया। अच्छा कोई बात नहीं, हम अब रिमूव कर देते हैं, मजा आ जाएगा। कोई बात, नीट की तैयारी होती रहेगी। अब फिर ऐसे 20 दिन छूटा, 20 मिनट। आइए, तो भैया मैं ये कुछ कह रहा था, वो मैं भूल गया, पूरा लेंथ ही भूल गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि थियरी क्या कहता था द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, राइट? तो इसका ये भी तो मतलब निकला ना, उलट करके पलटा करो इसको, पलटी मारेंगे तो क्या कहेंगे? या कहेंगे कि द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट सेल्स, राइट है या रॉन्ग है? अब सोच कर बताएं आप। तो राइट है। Someone is saying, yes, if someone is saying body is composed of cells, so in reverse manner we can say that the body can be divided into their unit component cells, and if it is, then can you say this for a unicellular organism? Can their body be divided into their component cells? Is it possible? No, not possible. It means they are better called as acellular. That's why they are called acellular. It doesn't mean that if or not they are cellular, but as their body are not divided into their component unit cells, they can be said as acellular. वो हमने थोड़ी ना कहा है भाई, जब मैं थोड़ी ना एक्सप्लेन करना है, मैंने तो उसका थॉट को एक्सप्लेन किया। तो यूनिसेलुलर को ही एसेलुलर कहते हैं, ध्यान रखना इस बात। इसीलिए यही है यूनिसेलुलर और यही है एसेलुलर। वायरस को एनसीईआरटी ने दो जगह दो एड्रेस कर दिया है, एक जगह एसेलुलर कर दिया है, एक जगह नॉन सेलुलर। सही मायने में वो नॉन सेलुलर है, एसेलुलर है। प्राइमरीली एक्वाटिक, प्राइमरीली या मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक है टिपिकल, यूकैरियोट एक्सेप्शन। अब यहाँ पर जरूरत पड़ा एक्सेप्शन का, अब आपको चिंता करना चाहिए सर ये क्या कर रहे हैं आप। कान तुम्हारा खड़ा हुआ ना, मेरा कान तो पहली बार में खड़ा हो जाता तुम कुत्ता के साथ। क्या बोला? यूकैरियोट बोलने का बाद बोल रहा है एक्सेप्शन। अरे हाँ बेटा हाँ, एक्सेप्शन है, पूरा ग्रुप ही एक्सेप्शन है। बताता हूँ एक्सेप्शन, डायनोफ्लैजेलेट्स। क्यों ये एक्सेप्शन है लिखूंगा वहां पर, सुनाता हूं यहां पर सुनना। डायनोफ्लैजेलेट को एक्सेप्शन इसलिए लिया गया है कि इसके कुछ फीचर बिल्कुल अलग है। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस भी है, तो यूकैरियोटिक लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? तो डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं होता, डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं होता। तो ये प्रोकैरियोट का फीचर आ गया। उसका बाद क्या है, एक और बिल्कुल यूनिक बात है जो ना प्रोकैरियोट में है ना यूकैरियोट। क्रोमोसोम कभी अनकॉइल होता ही नहीं। फिर से सुन लो, कान खोल के अच्छे से सुनो।
क्रोमोसोम कभी अनकॉइल होता ही नहीं, हमेशा कॉइल कंडेंस्ड स्टेट में ही रहता है। और न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होता है, स्पिंडल न्यूक्लियस के भीतर बनता है, अलग ही तरह का माइटोसिस होता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है। और यहाँ नीचे लिखूंगा तो शायद ना दिखेगा, ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए ये टर्म, इनको कहा जाता है मेसोकैरियोट। मेसो मतलब मिडिल समझिए, मेसोकैरियोट बोला गया है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का कनेक्टिंग लिंक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का कनेक्टिंग लिंक। लिख दिया। अच्छा, प्रोटिस्टा के बारे में एक और बात कहा गया, यह एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है का मतलब ये है कि ये प्लांट है या एनिमल है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, सबका मिक्स है, ठीक है ना। तो आप जरा नीचे लिखिए, प्रोटिस्टा किंगडम इज हाईली हेटेरोजीनियस, प्रोटिस्टा किंगडम is highly heterogeneous without a definite living boundary, without a definite living boundary, without a definite living boundary। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का हो सकता है, ये सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। और भी आगे मैं कुछ बात करने वाला हूं। अब जब ये इसको छेड़ ही दिया है तो ये हुआ सांप को छेड़ना, और मैं वो नाग हूं जो भी बहुत तेजी से डसने वाला हूं इसको। डसेंगे, बिना डसे तो छोड़ेंगे नहीं, इतना में तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बिना मतलब का ये बात कर दिया ना, क्या जरूरत है ये बोलने का। आप बोल दिया है तो इसको छेड़ेंगे, कैसे छेड़ेंगे बताता हूँ, बहुत जरूरी पॉइंट है। लिखना है लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक भी होता है, डिप्लॉन्टिक भी होता है, दोनों तरह का लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक भी है, डिप्लॉन्टिक भी है। यहां पढ़ लेंगे तो आगे हमको बहुत मदद मिलेगा भाई। हैप्लॉन्टिक भी है और डिप्लॉन्टिक भी है। इसी पर बात करेंगे तुमसे, तुम लोगों से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और यकीन रखो, अगर यह मुद्दा तुमने समझ और सुलझा लिया तो आगे का 3, 4, 5 यूनिट में तुम्हारे लिए राह आसान हो गया, रास्ता क्लियर हो जाए। इस नजर से मत समझना कि कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं जो वहां लिखा है। तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हैप्लॉइड का मतलब क्या है, और तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो डिप्लॉइड का मतलब क्या है। मैंने सेल डिवीजन के दौरान एक लाइन रिपीटेडली बताया है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस जरूर होगा। दूसरा लाइन बताया हूं कि मियोसिस पूरा